आज का टॉपिक है आपका पीटर बर्जर या बर्गर जो आप खाते हैं एंड थॉमस लुकमान। तो सबसे पहले हम उनके सिद्धांतों की बात करेंगे या बुक्स की बात कर लीजिए। बुक्स देखिए, थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स क्या दिए उन्होंने, अवधारणाएं क्या दी है, इन पर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसी पार्ट से पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा है, उनसे अवधारणा किसने दी। ठीक है, कहानी होता है। तो सबसे पहले हम उनकी बुक लिख लेते हैं। बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, ये पीटर बर्जर की है। पीटर बर्जर की, केवल बर्जर की याद रखना है, जैसे पूछा गया है केवल बर्जर की वो कौन सी है, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। ये पहला डेटा है आपके पास आज का, है ना, रटिए इसे अच्छे से। दूसरी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। ये दोनों की है, पीटर बर्गर और थॉमस लुकमान दोनों ने साथ मिलकर लिखा है इसे। ठीक है। और तीसरी बुक है द सेक्रेड कैनोपी। कैनोपी समझते हो ना, चंदोबा कहते हैं। तो बहुत पहले यूपीपीसीएस एग्जाम में हिंदी पूछ लिया गया, इंग्लिश तो दिया ही था। पवित्र चंदोबा, कैनोपी मतलब हिंदी में उसमें चंदोबा शब्द का प्रयोग होता है। तो जब भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई टर्म आ रही है तो इंग्लिश में जरूर देखें, अन्यथा दो तीन क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे आप। और देख लेंगे दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे इंग्लिश हिंदी के अंतर की वजह से। सैक्रेड कैनोपी, पवित्र चंदोबा, किसकी किताबें हो गई, इन विचारकों की। ठीक है तक, चलिए अब देखिए थ्योरी कंसेप्ट एंड अवधारणाएं। पहला है भंडाफोड़ विचार, सिद्धांत, समाज, कुछ भी पूछ ले इस तरह से। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे डी बंकिंग। डी बंकिंग, BANKING, डी बंकिंग थ्योरी, सोसाइटी, आइडिया किसका है। ठीक है, अगला वैधता या वैधकरण का विचार। वैधता या वैधकरण का विचार। ठीक है, अगला सिद्धांत है, कई बार पूछ लेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में से एक है बर्जर का, रीइफिकेशन। तो अधिकांश का पूछा गया किसने दिया है। बर्गर के अधिकांश जो प्रश्न बने आपसे वो इस पार्ट पे ज्यादा बने। क्या दिया है वो चीज, रीइफिकेशन की अवधारणा। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये बात पार्सन्स की भी है, संस्थानीकरण की अवधारणा। संस्थाकरण या संस्थानीकरण,
ठीक है। अगला है सत्य का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, सत्य का व्यक्तिनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। ये लिखिएगा, क्या लिखना है? सत्य का व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। ठीक है। 80% क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे पीटर बर्जर से। अगर आप केवल इसे अपनी रटने की क्षमता दिखा दें तो काम बन जाएगा आपका। लेजिटिमेसी, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न नोट करिए, थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं अगर पूछेगा तो। पीटर बर्जर के अनुसार ज्ञान के कितने स्तर होते हैं? पीटर बर्जर के अनुसार ज्ञान के कितने स्तर होते हैं? पहला स्वभावगत ज्ञान, स्वभावगत, नेचुरल या नेचर वाइज, स्वभावगत। दूसरा संस्थानीकरण, एज इट इज रटना है, संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वैधीकरण, वैधीकरण, वैधीकरण। और वाह्यकरण, एक्सटीरियोरिटी, एक्सटीरियोरिटी, वाह्यकरण। चौथा। ठीक है, बिना लॉजिक के रटिए बस इस पर ऐसे प्रश्नों को। तो अगला देखिए। ठीक है, कि किसने कहा कि सामाजिक संरचना के निर्माण में, सामाजिक संरचना के निर्माण में दैनिक जीवन की गतिविधियों, दैनिक जीवन की गतिविधियों और संस्थाओं से प्राप्त सामान्य ज्ञान या के बारे में सामान्य ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पीटर बर्जर। ठीक है। अगली अवधारणा लक्ष्यकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन की अवधारणा। आंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, आंतरीकरण की अवधारणा। ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, लक्ष्यीकरण, वाह्यकरण की अवधारणा। अगला स्टेटमेंट लिखिए। किसने कहा कि सामाजिक पुनर्गठन का वास्तविकता सिद्धांत, सामाजिक पुनर्गठन का वास्तविकता सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अंतरीकरण से बनते हैं, कि व्यक्ति अंतरीकरण से बनते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तविकता का सामाजिक पुनर्गठन सिद्धांत लकमान ने दिया। अगर प्रश्न पूछेगा तो समझ में आ गई। वास्तविकता का सामाजिक पुनर्गठन सिद्धांत, जो आपका किताब का नाम भी है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी।
social construction of reality. नेक्स्ट टाइम किसने कहा कि एक भाषा की समझ एक भाषा की समझ दैनिक जीवन की वास्तविकता दैनिक जीवन की वास्तविकता की किसी भी समझ के लिए आवश्यक है कि किसी भी समझ के लिए आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी बर्गर और लकमान का है। जो किताब आपने लिखी है उसमें एक जगह गड़बड़ है। कई जगह क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों को कंफ्यूजन मतलब हमें हो सकता है, लेकिन आपके आंसर में नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो एक किताब लिखेंगे द होमलेस माइंड, घर विहीन मस्तिष्क, आवास विहीन मस्तिष्क। किसकी किताब है? किसकी किताब है? तो मुझे लगता है किसी बुक का ये एरर मिस्टेक है कि ऐसा बना दिएगा तो मान लेगा कि द होमलेस माइंड किसकी किताब हो गई, एक ही किताब नहीं, क्योंकि होना क्या चाहिए था, कॉमा होगा और होमलेस माइंड दूसरी किताब होगी। तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों किताबें अलग अलग हैं। द सेक्रेड कैनोपी, द होमलेस माइंड, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। ये कुल मिलाकर 4 किताबें आपको वहां पकड़नी है अगर किताबों को पूछता है। कई बार पेयर बना के पूछ लेता है, कई बार डायरेक्ट पूछता है। आप तैयार हैं? और कुछ किताबें लिखिए। पिरामिड्स ऑफ वॉर, पिरामिड्स ऑफ सेक्रीफाइस लिखिए। पिरामिड ऑफ सेक्रीफाइस, पिरामिड ऑफ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट, द वार, द वॉर ओवर द फैमिली। ठीक है यहाँ तक। अब है क्या पीटर बर्गर, इनको समझ लेता है ना। ये सब क्या दिया उन्होंने, जैसा मैंने कहा, अगर रख लेंगे तो सबसे अच्छा है, जरूरत पड़ेगी नहीं समझ, क्योंकि आपका एग्जाम में इस नौबत पर नहीं आएगा इतना डिटेल जाकर के इनके मीनिंग भी आपसे पूछे, इतना पूछे वही बड़ी बात है। तो ये भी प्रतीकात्मक अंत्य क्रियावादी जैसी कुछ बातें करते हैं, जिसकी लाइन शुरू होती है कि मानव की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को समझकर ही सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखा है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए कि मानव की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को समझकर ही सामाजिक संरचना को या वास्तविकता को समझा जा सकता है। या इंटरप्रेट किया जा सकता है, व्याख्यायित किया जा सकता है। दूसरी भाषा में कहें, अर्थात सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने पर बल दिया गया। अर्थात सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने पर बल दिया गया है। ठीक है, यह सामाजिक क्रिया दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रियाओं से बनती है, घटनाओं से बनती है।
कर्ता के मन में ये क्रियाएं जो वो व्यवहार करता है डे टू डे, उनकी व्याख्या करता है और उनकी समझ बनाता है। ठीक है, आप में सब लोग गाड़ी चलाते होंगे, पहली बार आपको ग्रीन लाइट का मीनिंग बताया गया होगा या आपको पता लगा होगा कि इसका अर्थ क्या है, चलना है, रेड लाइट का अर्थ रुकना है, और ऑरेंज का मीनिंग क्या है, येलो का, राइट, येलो, रेडी टू गो, चलने के लिए तैयार हो जाए, ये मतलब है। तो ये अर्थ एकदम से समझ में नहीं आए होंगे, धीमे धीमे क्या किया होगा, डे टू डे एक्शंस में, इंसिडेंट्स में आपने इसको इंटरनलाइज किया हुआ है ना। तो जिसने अच्छे से इंटरनलाइज मतलब अंतरीकृत कर लिया है, अपने अंदर बैठा लिया है, वो क्या नहीं होगा, कभी भी इनका उल्लंघन नहीं करेगा, चाहे क्या हो, वहां कोई सर्विलांस कैमरा लगा ना लगा हो और पुलिस वाला भी ना खड़ा हो, तब भी वो क्या नहीं करेगा, नियम को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो सत्य बना वो सामाजिक क्रियाओं के दिन प्रतिदिन के माध्यम से, ये बात कल भी हो चुकी है, बर्गर भी लगभग उसी बात को कह रहा है, बस थोड़ा सा विस्तार दे देगा कि हम कैसे इनको आंतरिकृत और बाहरीकृत करते हैं, कैसे संस्थानीकरण होता है, जो कि बात कल कूले, मीड और फ्राइड ने नहीं की। उन्होंने तो केवल बच्चे के दृष्टिकोण से कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या क्या चीजें सिखाती हैं, कौन कौन स्टेज सिखाती है, उस पर उनका फोकस ज्यादा रहा है, ये बात है। तो अब इन लोगों ने थोड़ी सी चर्चा को और आगे, ठीक है, तब आगे लिखेंगे। उनका एक स्टेटमेंट है कि, या उनका उद्देश्य है जानना है क्या, कि कैसे व्यक्तिनिष्ठ सत्य वस्तुनिष्ठ सत्य में बदलता है, यानी एक व्यक्ति का सत्य पूरी समाज संरचना का सत्य बन जाता है। ठीक है, अब आप उस सेंटेंस को इसमें मैच करते चलिए। क्या करना है आपको, दो तरह की वास्तविकता हो गई रियलिटी, एक जो व्यक्ति ने समझी और जो पूरा समाज समझता है। ठीक, तो ये नहीं कह रहे कि ये महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण, उनका कहना क्या है कि वास्तविकता यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर जाकर तैयार, उनका उस प्रोसेस में ध्यान है कि कैसे हम जो समझते हैं वो पूरा समाज सत्य मानता है, यानी हम उल्टा मान के चलते हैं, जो समाज सत्य मानता है उसे हम भी सत्य मान लेते हैं, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानते। क्या कहेंगे कि व्यक्ति अपना सत्य पहले बनाएगा तो वो व्यक्तिनिष्ठ सत्य हो गया, विषयनिष्ठ हो गया, और अब वस्तुनिष्ठ समाज का सत्य कैसा होता है, क्यों है वस्तुनिष्ठ, क्योंकि सबके लिए एक जैसा है। अगर हिंदू समाज कहता है कि सावन सावन शुरू हो गया है, इसका मतलब किस किस दिन का महत्व है, सावन का महीना शुरू हो गया है तो इशारा किस तरफ है, किस दिन के लिए, सोमवार के दिन, तो ये सबका सत्य हो गया कि नहीं हुआ, वस्तु सत्य हुआ। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति सीखेगा पहले दिन कि सोमवार को सावन का व्रत रखा जाता है, सावन के सोमवार, तो इसका अपना सत्य हुआ, धीमे धीमे वो दूसरों को बताएगा, दूसरे भी उसमें स्वीकृति देते रहेंगे, तो वो निर्मित हो जाएगा। माध्यम एक ही है और वह भाषा। दरदा ने विरोध किया था भाषा का, लेखन पर बल दिया, टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड में रखा, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि अगर आप इस सत्य को जानना चाहते हैं तो अपने सत्य को इसके माध्यम से तैयार करिए। भाषा क्या करती है, दोनों के अंतरों को खत्म करके कॉमननेस, समानता डेवलप कर देती है। आपका सत्य, समाज सत्य किसके माध्यम से कॉमन बनेगा, भाषा के माध्यम से, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं। पिछले 2 महीने से आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने से पढ़ रहे हैं, तो जो मेरा सत्य था धीमे धीमे आपका सत्य भी बन गया, किसके माध्यम से बना, भाषा। ये तो हुआ, तो इसलिए
पहले इस चीज क्लियर हुई, जो मैंने कुछ लाइनें लिखी तो उनका मीनिंग समझ में अब आ गया। एक व्यक्ति का सत्य मतलब व्यक्तिनिष्ठ सत्य और वस्तुनिष्ठ सत्य, ये अवधारणा किसकी है, वास्तविकता किसने बताई है। तो कंस्ट्रक्शन है ना, शब्द का प्रयोग क्या था बुक में, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मतलब कंस्ट्रक्शन एक दिन में तो नहीं होता, क्रमशः धीमे धीमे होता है। तो किस चीज का क्रमशः है, एक व्यक्ति का ज्ञान धीमे धीमे समूह का ज्ञान बनने लगता है। ठीक है, तो इसे उस संदर्भ में समझे जैसे कि कोई नवाचार हुआ है, कोई विज्ञान की खोज भी है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जब प्रमोट करती है अपने आप को आज के टाइम में, कैपिटलिज्म के टाइम में, तो पहले क्या करती है, कुछ ऑफर देती है आपको। आपने देखा होगा कि गूगल पे जिन लोगों ने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया तो उन्होंने बहुत अच्छा इसमें अर्न भी कर लिया। तो उसमें 6,600 तक के क्या मिले हैं, अगर आपकी लिंक को दूसरे ने क्लिक करके उसने डाउनलोड किया तो आपकी अकाउंट में 600 रुपये आ जाए। फिर इसकी माएंगे 300 आपके और 300 के अकाउंट में आएंगे। अब आप देखते हैं कि 50 या 21 रुपये आते हैं। अरे बस जब स्टार्टिंग हुआ तो जब आप फंड ट्रांसफर करते थे तो किसी किसी को 800 रुपये भी मिले, मुझे भी मिले एक बार 800। हाँ, बिल था लगभग बिजली का 350 रुपये का और रिफंड आया 800 रुपये का। देर नहीं, तो ठीक था। समझ गए ना बात, तो सबको नहीं पता था ना कौन सा सत्य है, व्यक्ति सत्य। और भाषा के माध्यम से क्या हुआ, सबको पता लगता चला गया, तो वो समाज आपको सबका हो गया, तो इतना यूज टू है कि आपको, अलग बात है वो नहीं ज्यादा पे करते। अब ऐसा है कि 1 लाख ट्रांजेक्शन करेंगे आप तो शायद आपको वापस 800 रुपये मिले, क्योंकि प्रमोशन हो चुका है, हर आदमी गूगल पे का आदि हो, तो ना अभी बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्विगी स्विगी का एग्जाम्पल देखेंगे, जो लोग देहरादून में रहते हैं या शहरों में रहते हैं जो खाना बाहर से मंगाते हैं, जोमेटो है, इन सब ने शुरुआत कैसे की, ऐसे ही क्यों हुई। ठीक है, तो एक और आने वाला है बहुत जल्दी, अमेजोन, वही फूड डिलीवरी मार, और जहाँ अमेजन पहुंचता है वहाँ रेट्स आदि हो जाते हैं, तो जो डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं वो शायद डबल तक मिलेंगे आपको। अमेजन के डिस्काउंट लॉन्ग टर्म चलता है, केवल प्रमोशन वैल्यूज नहीं देते हो, कि रेगुलर कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलते रहते हैं। तो स्विगी और जोमेटो को अब चैलेंज मिलेगा अमेजन से, क्योंकि स्विगी भी जोमेटो बहुत छोटी कंपनी है, स्टार्टअप ही तो है, और अमेजन एमएनसी दुनिया की टॉप पुश कंपनी में से। तो देखने वाली बात होगी कितना टिक पाते हैं अमेजन। खैर ठीक है, ऐसी नॉलेज भी रखिए, क्योंकि जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि उत्तर आधुनिकता को कई लोगों ने किससे जोड़ के देखा है, क्वेश्चन पूछा भी गया कि मैकडोनाल्डाइजेशन, ठीक, पेप्सिकोजाइजेशन, ये शब्द क्या है, आधुनिकीकरण को दिखाते हैं, और किसने प्रयोग किए। तो केवल खाइए मत, विचार भी देखिए कि वो विचार कहाँ से आया और किस संदर्भ में यूज हो रहा है ना। घर में कभी खाना खाते हो आप सेल्फी खींचते हैं, डालते हैं पोस्ट करके उसको, नहीं डालते। लेकिन अगर कहाँ बैठे हों, मैकडोनाल्ड में, बर्गर पिज्जा बर्गर वाले में बैठे कहीं तो वहाँ सेल्फी डालेंगे, इसका मतलब आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा अच्छा काम, बड़ा काम कर रहे हैं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सोच कैसी है, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, चलिए, तो कुछ सेंटेंस क्लियर हो गए यहाँ पर। ये कहना चाहते हैं मुद्दा वही है, सत्य कैसे बनता है, इन सबकी रुचि क्या है, सत्य कैसे निर्मित होता है। ठीक है, तो एक पहले वाले यहाँ से आगे और जाते थे, और ये लोग यहाँ से यहाँ, यही काम नहीं है इनके पास। और कैसे होता है इसके लिए उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग और कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। नोट लिखेंगे इस संदर्भ में, पीटर बर्गर और लकमान मान लेते हैं मान लेते हैं कि सामाजिक संरचना होती तो वस्तुनिष्ठ है, सामाजिक संरचना होती तो वस्तुनिष्ठ है, लेकिन
उसका जन्म कर्ता के द्वारा बार बार दोहराई जाने वाली क्रियाओं से होता है। क्लियर है? वैसे समझ में आ जाना चाहिए। उदाहरण समझना चाहे तो समझ लीजिए। आप भले ही ये मानकर आए कि ये सत्य आप सुनकर आए कि समाजशास्त्र पढ़ना है तो व्यास अकेडमी द्वारा दूर चले व्यास कर सकते। सबके लिए सत्य यही था जो जानकर आए। लेकिन जिनसे आपने पूछा उनके लिए सत्य कैसे बना? जब वो यहाँ थे। ठीक है, आप आज यहाँ हैं, कल को फ्यूचर में आप क्या करेंगे? किसी को रिकमेंड करेंगे तो आपका सत्य क्या होगा? अभी तक व्यक्तिनिष्ठ है, आप खुद अनुभव कर रहे हैं, और कल आप किसी को सफलता मिल जाती है आपको तो क्या करेंगे? और नहीं मिलती है तो वहां मत जाना गलती से, है ना? पढ़ाते तो अच्छा, लेकिन समझ नहीं आता कि पढ़ा क्या रहे थे। क्योंकि मानव का स्वभाव है, सफलता सफलता सबसे पहले मेरी होती है, असफलता सबसे पहले टीचर और कोचिंग की होती है। फिर वो माता पिता पे बर्डन डालता है, लाइफ पार्टनर पे, तुम्हारे कारण मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक, फिर माता पिता पे जिम्मेदारी आती है कि उस दिन तुम शादी मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ पाई। खुद कभी रियलाइजेशन नहीं होते कि ये तो सब बहाने हैं, सफलता हमें चाहिए थी तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो ले लेते हैं वो अगली बार में सफल हो जाते, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि मैंने गलती कहाँ की। अब दूसरे गलती करें तो वो तो सुधारेंगे नहीं गलती अपनी, और आप मान के चल रहे हैं कि दूसरे ही की ही गलती है। ये होता है मानव स्वभाव। और हो जाए तो हाँ, कुछ दिन के लिए चले गए थे, सबने कुछ बता दिया था, बाकी पढ़ा तो हमने ही। नहीं, मैं आप बात नहीं समझ रहे ना। 100 में से 90 या 99 कहीं मानना है, स्टेटमेंट नहीं आ सकती। एक आध तो बहुत रेयर होता है जिसको पब्लिकली एडमिट कर ले, बहुत रेयर, बहुत मुश्किल, है ना? बहुत रेयर लोग हैं। ऐसे भी कुछ महान हैं जो सामने से निकल जाएंगे और नमस्ते भी नहीं करेंगे, और वो सफल है। और ये वो भी जानते हैं कि सफलता का जो मूल श्रेय है, पूरा नहीं कह रहा, मूल श्रेय है वो कोचिंग या टीचर के पास है। मेहनत आप नहीं की जाए तो आप ही करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता उस मेहनत। मेहनत तो आपको ही करनी है। लेकिन जो समझ और दिशा है, इंसाइड है, वो तो डेवलप यही हो रहा है ना, उसे वो शून्य मान रहे हैं। वही फर्क पड़ जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि वो पहले व्यास सर प्रणाम, और फिर व्यास जी, ऐसे भी हैं कुछ 2-3%। ठीक, और 1-2% ऐसे हैं जो पूरा सम्मान, चाहे वो कहीं भी खड़े हो, चाहे वो वर्दी में खड़े हो या नहीं खड़े हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा पैर छुए, बिल्कुल ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पद पे खड़े हैं, किन के बीच में खड़े हैं। कप्तान साहब एसपी के सामने ही 2-3 सीओ खड़े तो वो पैर छू लेते हैं, मैं बिल्कुल कोई वर्दी में छू लेते, कहता है तो है। तो ये केवल मानने का विषय। और सफलता का जो क्या कहते हैं बंटवारा आदमी कभी नहीं करना चाहता, दुख का बंटवारा सब करना चाहता है, असफलता का बंटवारा सब कर, मानव स्वभाव। तो किसी एक या दो की गलती नहीं है। कहाँ थे हम? मेरा आदमी अब पर्सनल हो जाता है तो दिशा भटक जाता है। ठीक है, चलो तो बात समझ आ गई। अगले लाइन हम क्या लिख रहे थे कि ये आपका सत्य हुआ। अब आप इसे बार बार दोहराएं। आप क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि सफलता बार बार दोहराई जा रही है, आप भी दोहरा देंगे तो और पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बनेगी तो वस्तुनिष्ठ, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रही है। और ऐसा करने में हम क्या करते हैं, पीटर बर्गर कहता है कि हम आदतन प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इसकी बात इसकी जो आपने लिखी। तो जिन तरीकों से हम सफल होते जाते हैं वही क्या है? प्रतिमान। ठीक, तो
कोई पूछेगा कि अच्छा आप सफल कैसे हुए, तो कोचिंग का नाम लेंगे, फिर कहेंगे कि सर ने भी कुछ बताया, हमने भी कुछ तरीकों का विकास किया, सर ने लास्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल दिया, तो उससे काफी राहत मिली, लाभ मिला। ठीक है, तो चूंकि पीछे से चला आ रहा है, भाई हम भी तो क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक समाजशास्त्र का रिजल्ट 100% रहा है, चाहे वो प्रवक्ता में हो, चाहे वो नेट में हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रतिमान, गारंटी नहीं है अभी भी, लेकिन रिजल्ट अतीत बताता है आदतन कि ऐसा हमेशा हुआ है। ठीक है ना, तो आगे भी होगा। और जब लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो हमारा भरोसा पुष्ट हो जाता है कि बिल्कुल यही है। तो हम उसमें क्या मान लेते हैं, संस्थानीकरण, तो नाम दे देते हैं, हम नियम बना देते हैं। तो नियमों को एक जगह लाकर उनको एक नाम दे देना, क्या हो गया, संस्थानीकरण। ठीक, तो पहले व्यास एकेडमी नहीं थी, केवल कुलदीप व्यास टीचर के तौर पर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वहां आदतन प्रतिमानों से सफलताएं तैयार होती गई, होती गई, होती गई। तो ये हुआ कि चलो अब क्या दिया जाए, इसको एक ढांचा बना दिया जाए जहाँ चीजें कैसी हो, रेगुलरिटी में चलती रही। यानी उस दौर में होता था कि 10 दिन क्लास ली, 10 दिन में कम से कम डेली 5 घंटे पढ़ा दिए, 6 घंटे पढ़ा दिए, और फिर 3 दिन की छुट्टी। ठीक, तो नॉलेज तो है, लेकिन जिम्मेदारी का भाव उतना ज्यादा उस दौर में नहीं है, रिजल्ट तब भी मिले। अब क्या है कि नहीं, चाहे 2 घंटे ही पढ़ाया जाए, लेकिन रूटीन से पढ़ाया जाए, क्योंकि जो आएगा फिर उसे भी कहीं ना कहीं सुविधा होनी चाहिए। इन किन प्रकार वो समझौता तो कर लेगा, लेकिन अच्छा है कि अगर वो व्यवस्था में रहेगा, तभी जब हम व्यवस्था में रहेंगे। व्यवस्था में रहेगा तो उसका मस्तिष्क या दिमाग, ध्यान और दिमाग भटकेगा नहीं, तैयारी को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अन्यथा होता क्या है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, 10 दिन 5-6 घंटे पढ़ लीजिए, 3 दिन छुट्टी कर लीजिए। तो कुछ हम सोचने क्या लगते हैं कि सारे 3 दिन छुट्टी कर दी, 3 दिन छुट्टी कर दी, तो सारा ध्यान किस पर है, ये नहीं होता कि हमने जो खाया है वो पचा लें, उस पर ध्यान नहीं जाता हमारा। और टीचर, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो मिल जाता है वो 0 है, और जो नहीं मिलता वो 100%। कोई भी कभी भी टीचर रहा हो या स्टूडेंट रहा हो, ये उसका तय पैट फॉर्मूला आता है, मिल गया वो ठीक है सर, तो मिल ही गया है। जो नहीं मिला चाहे वो 2% ही है, सारा फोकस किसको होगा, सर 2% में, सर वो छूट गया, सर वो छूट गया, 98 तो मिल गया ना, डाइजेस्ट हुआ, सर अभी देख लेंगे उसको। ये है। और खासकर जब प्रतियोगी परीक्षा है तो वहां स्थिति ज्यादा बनती है, क्योंकि स्टूडेंट का सब कुछ दाव पर लगा हुआ है उससे। तो वो नहीं चाहता कि 1.1% की क्या हो, कमी छूट जाए। तो क्योंकि वो थोड़ा इंफीरियर है ना यहाँ पे, वो डर है कि कुछ गड़बड़ होगी तो क्या हो। टीचर कह रहे हैं कि भैया 98 ही बहुत है, ये भी कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है, कवर तो करो इसे। लेकिन सर वो 2% सर रह गया, सर वो 2%, सर वो 2% रह गया। तो हमें ही कहते भैया क्वेश्चन कितने आने हैं, 150 सपोज करिए, 100 ही आने हैं, क्वेश्चन कितने पहुंच जाएगा, 85 पर। तो कोशिश 85 भी करें, लेकिन लोग कोशिश क्या करते हैं, सर 100 करा दो। अब उसमें से हम देखेंगे 85 लाने के नहीं लाने, कोई वो मानव स्वभाव है, कोई अच्छा है बुरा स्थिति नहीं। हम भी जब शायद विद्यार्थी रहो तो हमने भी शायद डायरेक्ट किया होगा कि सर वो सिलेबस आपने छोड़ दिया। क्लियर है? खैर, तो बात आगे संस्थानीकरण क्या होता है। इसलिए संस्थाएं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, लगातार ये होता रहता है, और हम जीवन में कुछ ना कुछ संस्थानीकरण हमेशा करते रहते हैं। जीवन इतना व्यापक है, इतना ज्यादा आयाम है, कि हम हर आयाम में, या समाज हर आयाम में कुछ ना कुछ संस्थानीकरण करता रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब मोबाइल वगैरह आए समाज में, नोट कर लिया ना सर, ये मैंने समझा दिया कि कैसे संस्थानीकरण का जन्म होता है। इसलिए पीटर बर्गर की अवधारणा कौन सी हो गई, संस्थानीकरण की अवधारणा। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक। हाँ, हमें जब भारत में मोबाइल आया, आईटी आई जब, तो कोई नियम नहीं था। तो जब साइड इफेक्ट होने लगे तो समाज ने क्या किया, उस पर नियम बना।
आई बात समझ में चीज? ठीक है, ऐसे भी क्या दूसरा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। मोबाइल के अलावा रिसेंट क्या चीज ऐसी आई है जिसको समाज ने भी नियम बताया? हाँ, बाकी समाज में गोद लेने का कोई नियम नहीं था, कोई भी गोद ले सकता था। इवन सौरोगेसी का भी कोई नियम नहीं था। तो देखा कि विदेशों से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर लेता है 1 करोड़ 50 लाख, और उस लेडी को, गरीब लेडी को पकड़ा, उसके परिवार को पकड़ा, उसको 1 आध लाख रुपया दिया, उससे बच्चा पैदा कराया और ले दिया। तो किराए की कोख चल गई। लेकिन समाज या संस्था ने, समाज ने महसूस किया कि ये ठीक नहीं हो रहा था, धीमे धीमे क्या किया, उसके नियम बना दिया। तो जितना सरल था पहले गोद लेना, उतना ही टफ गोद लेना, और ठीक उतना ही टफ हो गया जितना कि आपने अगर मूवी देखी है बेबी करके, देखिए, पुरानी मूवी है, पुरानी मतलब 10 साल हो गए होंगे आराम से मूवी, जिसमें फरदीन खान है ना, अक्षय कुमार है और देशमुख भी है। तो आपने देखा कि बच्चे पालने का विदेशों में कितना सख्त नियम, अब वो हमारे यहाँ भी था। ठीक है, और उस सबको मैनेज करने के लिए क्या है, हमारे यहाँ समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट भी बनाई गई, वो सब इसको लोग प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ रही? तो समाज जब जरूरत महसूस करता है तो उस चीज के नियम बना देता है, बनाता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। यही क्या है, संस्थानीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो कुछ और शब्द क्लियर हुए आपके? ठीक है, तो आगे लिखिए। यह संस्थाकरण या संस्थानीकरण या प्रतिमान ना केवल व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि दैनिक क्रियाओं से प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, अगर प्रभावित नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव तभी तो होगा, भाई सड़क टूट जाती है तो दोबारा रेनोवेट करानी पड़ती है। चलिए, अब चूंकि ये दिन पर दिन की क्रियाएं जो कर्ता कर रहा है, तो यहाँ भी आप डेविस और मूर को याद रखें, उन्होंने क्या कहा था, भूमिका आवंटन याद है, समाज अच्छी भूमिकाएं योग्य लोगों को बांटता है, रोल एलोकेशन थ्योरी की बात हुई। तो यही बात उन्होंने यहाँ कर दी, आपने लिखा भी अभी भूमिका के, लिखा है अभी। तो यहाँ मतलब यही है कि कर्ता, समाज उन कर्ताओं को क्या कर देता है, भूमिकाओं का आवंटन कर देता है कि वो जिससे दिन पर दिन के क्या करें, क्रियाओं को कंप्लीट कर सकें। भूमिका आवंटन का सीधा मतलब है नियम बता देता है, नियम से परिचय कराने लगता है। तो भूमिका कुछ और नहीं है, केवल जो पद मिला है उसका नियमों के अनुसार निर्वहन ही है। इसी को हमने भूमिका कहा है, प्रस्तुति और भूमिका वाले टॉपिक जब तैयार किए थे तब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, उस जो आपने उदाहरण लिखी है भूमिका से संबंधित, कहा है कि ये भूमिका ही क्या है, यानी ये नियम ही क्या है, सेतु है, यानी ब्रिज है। किसके बीच के ब्रिज है, संरचना और कर्ता के मध्य। संरचना और कर्ता के मध्य। इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि भूमिका सामाजिक वास्तविकता का स्वरूप है, जिसमें कर्ता
जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया के द्वारा आगे बढ़ते हैं, यानी क्रिया को करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी क्रिया को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, यही बात आई वैधताकरण या वैधीकरण कि आप जो कर रहे हैं, जो नियम आप अपना रहे हैं, तो वैधता जैसा कोई शब्द नहीं होगा, वो कहता है वैधीकरण होता है। वैधीकरण का मतलब समाज ने नियम बताए, आपने स्वीकार की, वैधता आ गई, आपने कुछ उसमें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो नियमों का समाज और कर्ता द्वारा दोनों द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। क्लियर है? नियम समाज द्वारा बनाए गए, कर्ता उसमें अपना योगदान देता है। तो ये नियमों को समाज और कर्ता द्वारा जब स्वीकृत कर दिया जाता है, किया जाता रहता है, नियमों का बनना संरचनाकरण और नियमों का स्वीकार करना वैधीकरण। लिखेंगे इसे। तो संरचनाकरण पूछा जाता है क्या है बर्गर के अनुसार? किसी कार्य को कर्ता द्वारा किसी कार्य को करने के लिए जिन नियमों का निर्माण समाज की सहायता से किया जाता है, जैसे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के अनुभव से, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के अनुभव से। क्या बोला मैंने? रोहित जी बोलिए, क्या बोला? किसी कार्य को कर्ता द्वारा करने के लिए जिन नियमों का निर्माण दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वह प्रक्रिया संस्थाकरण है या संस्थानीकरण है। और जब इन नियमों को सभी लोगों द्वारा, सभी को तो पूरी संरचना और कर्ता द्वारा, और जब नियमों को पूरी या संपूर्ण संरचना और कर्ता द्वारा आंतरिकृत कर दिया जाता है, लिखा था अभी इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण की प्रक्रिया, आंतरिकृत कर दिया जाता है, तो इसे ही वह वैधीकरण कहते हैं, वैधताकरण कहा गया है। अब यहाँ थोड़ा आप लोग फंस सकते हैं, अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो घुमा देंगे कि यहाँ जो बार बार करण शब्द का प्रयोग हो रहा है, उससे क्या संकेत? बार बार आना, बाह्यकरण, संस्थाकरण, आंतरिकरण, वैधीकरण, तो करण शब्द बार बार आने का क्या लॉजिक है यहाँ पर? ठीक है, तो करण का मतलब यहाँ पर है एक प्रक्रिया, और प्रक्रिया को हम पहले भी बता चुके हैं, क्या होती है प्रक्रिया? कोई चीज जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर, यानी क्रमशः एक के बाद एक चरण में कंप्लीट हो या होती रहे, तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तो ये कहीं बॉक्स में अलग से लिखेंगे कि जब भी किसी शब्द के साथ संस्था जुड़ जाए, सॉरी करण जुड़ जाए, तो आप उसे क्या मान लें कि वो एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया जब जुड़ जाए या मान लिया जाए कि प्रक्रिया है, तो क्या कहा जाए कि यह एक के बाद एक आने वाले चरण में संपन्न होना है, उद्देश्य प्राप्त करना है, या चीजों को तैयार करना।
ठीक है, तो जिस दिन प्राप्त हो जाएगा उस दिन करंट रहेगा नहीं, स्थिति बन जाएगी, अवस्था बन जाएगी। लेकिन जब पूर्ण शब्द जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, लगातार उसमें कुछ ना कुछ घटना बढ़ना बदलना लगा रहेगा, समय काल परिस्थितियों के अनुसार। बात समझ में आ रही? तो सत्य कभी भी इसलिए कहते हैं अंतिम नहीं होता, ये सबसे बड़ा सत्य। अगर इस आधार पर सत्य की परिभाषा दी जाए तो क्या है सत्य? समय ही सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि समय ही वर्तमान में है, उसे भी क्या करना है, अपने आप को बदलना है। अगला पल आने वाला है तो सत्य बदल गया। इसलिए सत्य कभी भी स्थायी नहीं होता, अंतिम नहीं होता। किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज समय से संचालित है और समय खुद परिवर्तनशील है। तो जो खुद परिवर्तनशील है वो कैसे आप अवस्था कह दोगे? उसे क्या मानना पड़ेगा? करण मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन में कभी भी करण शब्द का प्रयोग आए तो समझ गए ना, निरंतर चलते रहने वाले स्तर एक के बाद एक आते रहेंगे और उसमें प्रक्रिया जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रमशः, यानी नीचे फिर ऊपर और ऊपर 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 चलते चले जाना है। क्लियर है बात? तो वैधिकरण हो गया, संस्थाकरण हो गया, भूमिका संबंधित बात हो गई। ठीक है, थोड़ा और आगे। ठीक है, आगे लिखिएगा। बर्गर का मानना है कि दैनिक जीवन की दैनिक जीवन की संबंधित व्यक्तिनिष्ठ दैनिक जीवन से संबंधित व्यक्तिनिष्ठ अनुभव से ही वास्तविकता को समझा जा सकता है। जिसमें कोई भी कर्ता विशेषकर विशेषकर यहाँ और अब, ये शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं पूछा गया, आपसे पूछ सकता है। हेयर एंड नाउ पर बल देता है। हेयर एंड नाउ, यहाँ और अब। ठीक है, यानी जो भी कर रहा है वो कर्ता जिस समय में कर रहा है और अभी कर रहा है वही महत्वपूर्ण है, वही वास्तविकता है। बात समझ में आई? सेंटेंस ये बहुत जरूरी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक मिनट रुकना, क्या लिखा है आप लोगों ने? इसमें वह दूसरों से अंतः क्रिया करता है, साथ में क्या कर रहा है वो? दूसरों से अंतः क्रिया भी कर रहा है। आप ध्यान से समझना, यहाँ उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है और पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, अंतर वैयक्तिक वस्तुनिष्ठता, या एक मिनट का इंटर सब्जेक्टिव लिखना, इंटर सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता या विश्व, अंतर वैयक्तिक विश्व, अंतर वैयक्तिक विश्व या सत्य। क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, शब्द भारी है लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। जो विश्व है वो यही यहाँ क्या है? समाज है, सत्य है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो ध्यान से देखो कि बन कैसे रहा है। डे टू डे लाइफ में बन रहा है,
यानी आपका जो संसार है, आपका संसार क्या है, आपका मतलब जो आप समझते हो सब चीजें, आप सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है आपके लिए, जिनके बारे में आप जानते हो, वो आपका संसार। संसार वो नहीं जिसको आप नहीं जानते हो, ये ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ वो पृथ्वी भूगोल वाला संसार की बात नहीं कर रहे हैं। या संसार का मतलब जो आपका ज्ञान है जिन चीजों के बारे में, वो आपका संसार है। इसलिए हर आदमी का संसार कैसा है, अलग अलग। ये देखो, तो आपका जो विश्व बनता है, संसार बनता है, सत्य जिसको हम कह रहे हैं, तो बनता कैसे है कि डे टू डे लाइफ में आप यानी एक्स क्या कर रहे हैं, वाई से, ठीक है, दोनों एक प्रकार का, दोनों अंतर क्रिया करके सत्य बना रहे हैं ना। तो सत्य कैसा हुआ, अंतर वैयक्तिक सत्य है, दो व्यक्तियों की क्रियाओं से समझ बनी, और वही आपका सत्य हो। ठीक है, जैसे सामान्यतः होता है ना, महिलाएं जो भी व्रत करती हैं, आप बोलते हो कि शास्त्र एग्जाम्पल महिलाओं से ही देते हैं, ठीक है, उससे सटीकता आ जाती थोड़ी सी एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। क्योंकि महिलाओं के अधिकांश व्यवहार कैसे डिटरमाइंड है, उनमें बहुत ज्यादा विचलन नहीं आता, इसलिए उदाहरण ज्यादा सटीक लगते हैं। पुरुष के साथ थोड़ा सा मुश्किल है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता किसी भी चीज को लेकर। एनीवे, तो महिलाएं जो भी व्रत त्योहार करती हैं, 99.99% आप देखेंगे कि वो देखे और पढ़े और सुने पढ़े हुए नहीं होते, वो किसी पड़ोस की महिला के द्वारा बताए गए होते। ठीक, और महिला के कान में बताए कि दीदी कर लो, बहुत बढ़िया है, बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो दीदी अगला काम, पहला काम क्या है, वही करना है, और सीधी उसी सेंस में जो बताया गया। तो दो लोग, एक आदमी का विश्व अब दो का विश्व बन गया। ठीक है, तो ये अंतर वैयक्तिक विश्व होते हैं। तो जितने लोग मिलते जाएंगे उतने अंतर वैयक्तिक सत्य। तो एक क्षेत्र में आपका अंतर वैयक्तिक सत्य ये होगा, दूसरे क्षेत्र में कुछ और हो सकता है। जैसे आप यहाँ से किसी से पूछ कर आए, तो उसका सत्य था, उसने, आप दोनों ने मिलकर सत्य अपना बनाया, ठीक, और आप यहाँ गए। अब यहाँ 5 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, तो ये और एक बड़ा सत्य बनेगा। सत्य लगातार लोग क्रिया करते जाएंगे और सत्य का निर्माण होता चला जाएगा। तो पहले 95 थे, अब 100 हो गए, अगली बार आएंगे तो कितने हो जाएंगे वो, 200, 105, जो भी निर्भरता तय करेगी। क्लियर है। तो जो वस्तुनिष्ठता बनी है वो व्यक्तिनिष्ठता से बनती है। ये स्टेटमेंट आपके लिए काम को, जो आपने क्या कहा था उसने, जो व्यक्तिनिष्ठ सत्य है उनकी रुचि ये है कि कैसे वो वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। तो तब होंगे जब डे टू डे लाइफ की अंत्य क्रिया, और अपना एक संसार बनाते हैं। एग्जाम्पल दिखाना व्रत का, किसी भी XYZ चीज का लेते, इवन जिस पीटर बर्गर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो अभी तक मेरा सत्य था, अब आप लोग जुड़े तो ये क्या बन गया, आपका सत्य बन। जो बाद के लोग आएंगे उनका भी सत्य बनता रहेगा। तो दो लोग या दो ग्रुप, एक ग्रुप एक व्यक्ति के मध्य जो अंतर की डे टू डे लाइफ में होती है, अच्छी चीज है कि डे टू डे लाइफ, क्योंकि इसका मतलब थोपा नहीं गया, आपने खुद वो रियलाइज किया। मैंने कहा ना, आप यहाँ इसलिए आए क्योंकि आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ करके क्या गए हैं, खुद का अनुभव लेके गए, अंतर व्यक्तिक सत्य उन्होंने बनाए हैं, विश्व बनाए हैं, और आप उसका पालन करते हो। आप भी चूंकि वो वैधता थी, क्या मिल गया उससे, वैधता थी उसके पास, उस सत्य के पास, तो आपने भी उसे अपना बनाकर और वैलिडेट कर दिया उसे। ठीक, जब तक हम पढ़ाते रहेंगे तब तक क्या होगा, वैलिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इससे वैलिडिटी कभी एक दिन में ना बनती है ना बिगड़ती है, और इसलिए कभी पूर्ण भी नहीं होती, लगातार क्या होगी, चलती रहेगी। इससे हमारा सत्य भी हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, हमारा विश्व लगातार विस्तृत होता रहता है। पिछले महीनों में आपने समाजशास्त्र सीखा, और समाजशास्त्र के अलावा जो पर्सनल अनुभव हुए हैं, उससे आपके सामाजिक आपके विश्व का क्या हुआ है, विस्तार हुआ। ठीक, कल आप जब पढ़ाएंगे जाकर या यूज करेंगे इसका अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो और बेहतर विश्व बनेगा आपका। अभी तो प्राथमिक स्तर में विश्व बन गया आपका, अभी इसमें कंक्रीटनेस बाकी है। तो जब आप खुद रिसर्च करके इसको प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा वैधता इसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
ऐसा ही होता है दुनिया में। बस बर्गर और लकमान क्या कर रहे हैं, उन शब्दों के माध्यम से आपको स्थापित कर दे रहे हैं कि ऐसा इस इन शब्दों के माध्यम से हो रहा है, या जो हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, तो दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्यक्तिनिष्ठ क्या है और वस्तुनिष्ठ, क्योंकि वहां जाकर फिर कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, सत्य अपने आप में कुछ भी नहीं होता, सत्य एक समझ है। आपने समझा, तब एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, आपने उसे फूल दिया, वो खा गई। ठीक है, ये उसकी समझ है फूल को लेकर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो सबके लिए है वो आपके लिए, उसमें अपना दृष्टिकोण आप नहीं लगा, या सबका दृष्टिकोण जब समान हो जाता तो क्या हो गया, वो वस्तुनिष्ठ हो गया। आप उसे अपने परिप्रेक्ष्य से मुक्त कर दिया, आपने वस्तु के रूप में देख रहे। तो नाम से लग रहा है कि वस्तु है तो न्यूट्रल है, अपना प्रभाव का समाप्त, हमारा प्रभाव समाप्त होगा उसके ऊपर। व्यक्ति है तो प्रभाव होगा, बदलेगा, तो इसलिए एक का होता है, हर एक का अपना होता है। ठीक है, तो इस शब्द में आपने विश्व, विश्व क्या है, बेसिकली ये चीज है। अंतर्वैयक्तिक क्या है, ये चीज। ठीक है, तो आपके विश्व, आपके इस वर्ल्ड का निर्माण इनसे, ये आपस में अंतर क्रिया करेंगे तब बनाए। ओके, तो आप कोई सेंटेंस बर्गर से बचा है तो पूछे, तो लिखा दिए गए जो चीज समझ में ना आई हो, क्योंकि लगभग सभी शब्दों पर चर्चा हो गई है। इनमें से केवल बर्गर की बुक वही पहली बार अकेली है, अकेली, बाकी सब कंबाइंड, कंबाइंड लिखी गई। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछे कि, या आप भी समझ लीजिए, नहीं पूछे तब भी, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रक्रिया कैसी है, द्वंद्वात्मक है या नहीं? तो ध्यान करो, मार्क्स को द्वंद्व के लिए कितने लोग जरूरी हैं, दो लोग या दो पक्ष जरूरी है। यहाँ दो पक्ष हैं, कर्ता का विश्व, अपना एक व्यक्तिगत व्यक्तिनिष्ठ, और फिर एक समाज का यानी विश्व का। बिल्कुल, तो जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पहले उसका बाह्यकरण होगा, बाहरी कोर बदलता है। ठीक है, फिर धीमे धीमे हम उसे इंटरलाइज करते हैं तो क्या होता है, आंतरिकरण हो जाता है। आंतरिकरण कब होगा, जब ये वैध हो जाएगा। वैधता कब होगी, जब संस्थानीकरण हो चुका होगा, यानी कोई अपने हिसाब से अकेला बदलाव नहीं कर पाए। क्रम समझ में आ रहा है चीजों को, ये जरूरी। तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, यानी दोनों ही एक दूसरे के सत्य का निर्माण कर रहे हैं। सत्य ये बना रहे हैं, लेकिन नियम कौन दे रहा है, अभी लिखा था आपने, समाज के नियम है। आदतन आदतन प्रतिमान किसके होंगे, अकेले के तो नहीं हो सकते ना, सबके ही होने चाहिए। तो ये नियम बना देते हैं, ये उसका पालन करते हैं, सत्य अपना बनाते हैं। उस सत्य को फिर विश्व सत्य बना देते हैं और लोग जुड़ने लगते हैं। ये प्रक्रिया है। तो पहले द्वंद्व होगा कि किसका सत्य बड़ा है, द्वंद्व हुआ, द्वंद्व में फिर एक निष्कर्ष निकलेगा, बाह्यकरण हुआ, नियम आ गया, संस्थानीकरण हुआ। ठीक, आयतन, सफलताएं मिली, सबके लिए कॉमन हो गया तो गट्टा मिल गई, और अंततः आपने उसे क्या कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, आंतरिकरण हो गया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे नया दोस्त बनाना और पुराने दोस्त से दोस्ती बनाए रखने के लिए उसे रिचार्ज, मतलब पार्टी करते रहे। सिंपल उदाहरण, ये संस्था कर।
तो नया सीख रहे हैं तो अपना विश्व बना रहे हैं, जो बनाया था उसके साथ शेयर करेंगे तो लगातार उसे आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ये होता है। मित्रता कब निभाई जा सकती है? जब रेगुलर मुलाकात आदतन प्रतिमान बने, और वो तभी बनेगी जब आप नियम होंगे आपके पास। तो दोस्ती एक दिन में बन जाती है, हो जाती है? नहीं हो, समय लगता है। अब कोई लाइन अवधारणा बची हो जो आपकी समझ में ना आई हो या भूल गए, वो बता दीजिए। क्योंकि सभी शब्द मैं लिखवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बाह्यकरण, वस्तुकरण, आंतरिकरण। ठीक है। कुछ लोगों ने आंतरिकरण को समाजीकरण भी कह दिया, यानी टोटली अपना लिया, तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया भी है। बिल्कुल। वही देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं थोड़ा लिखवा दूँ कुछ। ठीक है। जो शब्द मैंने कुछ शुरुआत में लिखाए थे उनका क्रम पूछा जाता है। अगर जैसा जो अभी मैंने बताया, इनमें इनको क्रम में लगाना पड़ता है। पूछा भी गया है कि सत्य के निर्माण की जो चरण बर्गर ने बताए हैं, वो बर्जर के क्या हैं वो चरण। ठीक है। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, आपका काम खत्म हो चुका है। सत्य के निर्माण में विभिन्न चरण क्या हैं? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ये कैसे होता है? ठीक है। तो अगर उल्टा चल रहे हैं तो वाह्यकरण सबसे पहले क्या होगा? एक्सटर्नलाइजेशन होगा। उससे पहले ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा, यानी आप टॉप से आ रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? उसे ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, बाहर से थोड़ा अंदर की ओर आए। ठीक है। और अंदर आएंगे तो आत्मसातीकरण या आंतरीकरण होगा। आंतरीकरण की जगह शब्द प्रयोग हो सकता है अभियंत्रीकरण, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है, इंटरनलाइजेशन। अभियंत्रीकरण या अभियंतरीकरण, यानी इंटरलाइजेशन। ये तीन पूछे गए हैं। चौथा मिला देंगे तो एक क्रम फिर बनेगा, उसको भी लिखिए। और वो क्या है? ऐसे लिखा है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहा हूँ आप। स्वभावगत, स्वभावगत, अर्थात इंटरलाइजेशन सबसे टॉप पर होगा। उससे पहले क्या होगा? संस्थानीकरण होगा। तो संस्थानीकरण आ जाएगा तो फिर क्रम बदल रहा है यहाँ पर, है ना? तो पहले क्या लिखा? इंटरनलाइजेशन, यानी आपका स्वभाव बन गई है वो चीज। उससे पहले क्या होता है? संस्थानीकरण होगा। घटते क्रम में देख रहे हैं आप इसे। ठीक है। पहले वाला बढ़ते क्रम में देखा, अब घटते क्रम में देख रहे हैं, संस्थानीकरण होता है। उससे पहले क्या होता है? वैधिकरण होता है। वैधिकरण। और अंत में वाहीकरण। ये दोनों प्रश्न अलग अलग टाइम पूछे गए और दोनों के जवाब आपके सामने। तो रटने के स्तर पर आपको काम करना है।